नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरा दम झोंक दिया है। कैंपेनिंग की पूरी बागडोर हर पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को थमा दी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश भर में रैलियां कर रहे हैं, चुनावी माहौल बना रहे हैं। कर्नाटक पहुंचे प्रधानमंत्री ने अतीत की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार बोलते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने पड़ोसी देशों से आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर देश को संकट में डाला। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रचारी मैदान से बीजेपी पर देश के संविधान और लोकतंत्र खतरे में डालने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि विपक्ष देश को बांटने की राजनीति करता रहा है, लेकिन जब मोदी आए तब देश में विकास की बयार चली। आम चुनावों में जनता के बीच पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरासत पर हो रही सियासत को अपने परिवार से जोड़ लिया और प्रियंका ने जनसभा में भावना को उफान देते हुए कहा कि मेरी मां ने अपना मंगलसूत्र देश पर कुर्बान कर दिया। 2024 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति चरम पर पहुंची हुई है। लोकसभा चुनाव का रण, विपक्ष पर भीषण तीर। फ्रंट फुट पर दिग्गज, चुनाव बना रोचक। चुनावी रैलियों का रेला, महारथियों का मेला। मोदी का प्रहार याद दिलाया आतंक काल। कांग्रेस पर आरोप, आतंकवाद किया एक्सपोर्ट। राहुल का बयान, खतरे में आरक्षण संविधान। किसान हित उठाया, इतिहास याद दिलाया। नड्डा का प्रचार, विपक्ष पर हमले बेशुमार। मोदी आए, विकास लाए, कुशासन पर लगाम। प्रियंका का पलटवार, राजीव को किया याद। मंगलसूत्र देश पर कुर्बान, मां का बड़ा बलिदान। शाह का वार, घमंडिया गठबंधन पूरी तरह साफ। मध्य चरण की तरफ बढ़ते बढ़ते लोकसभा चुनाव का माहौल सियासी हलकों से काफी गर्म हो चुका है और तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनावों के प्रचार में जमकर विपक्षी दलों पर प्रहार किया है, वो आपने भी देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की बेटी की हत्या पर भी राजनीति कर रही है। बीजेपी इस पर लगातार उन पर अटैक कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद इस मसले को उठाया, कहा कि एक दशक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार इसी तर्ज पर देश में आतंकवाद को सियासी हथियार बना रही थी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी ने देश के भविष्य पर एक बड़ा खतरा बताया। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म कर अपने लोगों को देश का राजा बनाना चाहती है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार संविधान के तहत किए गए आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक ऐसी मानसिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कर्नाटक और देश के लिए खतरनाक है। चुनावी सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएफआई के एक एक कारनामे सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पीएफआई के जो बड़े बड़े 30 मारखा थे अब जेलों में सड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए खतरनाक पीएफआई कांग्रेस के लिए जीवन रेखा बन गई है। देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, जब कैफे में बम ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी, इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। और जब एनआईए के पास मामला आया और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई। बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग पड़ोस से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज उनको आटा इंपोर्ट करने में लाले पड़ रहे हैं। ये जो परिवर्तन आया है वो आपके एक वोट की ताकत से आया है। अगर आपका वोट न होता, आपका आशीर्वाद न होता और दिल्ली में मजबूत सरकार न होती तो आज भी बम धमाके होते रहते और निर्दोष लोग मरते रहते। अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं, और आज लग गए हैं। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है, घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण? किसके कारण? ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं। ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना रखा है। राहुल इस मुद्दे को पकड़कर लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी सभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कहता है कि देश के सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान से करोड़ों लोगों को आरक्षण मिला। देश की सारी संस्थाएं संविधान से निकली। अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खत्म किया जाए और अपने लोगों को देश का राजा बनाया जाए। आज देश के शिक्षण संस्थानों में आरएसएस के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है।
संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो, आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं। राहुल गांधी ने खुद को राजनीति के नाकाबिल करार दिए जाने के खिलाफ अतीत के सबूत दिखाए। राहुल ने कई साल पुराने नियमगिरी और भट्टा पारसौल के मुद्दे चुनाव में फिर उबारने की कोशिश की। राहुल गांधी का कहना है कि वो किसानों और आदिवासियों के हितों की आवाज उठाते रहे हैं, जबकि मोदी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करती है, लिहाजा सैकड़ों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए। आम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सियासी दल मौजूदा मुद्दों के साथ इतिहास पर भी गहरा रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयानों में दशकों पुराने मसले फिर से उठाए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की अगुवाई को देश के लिए खतरनाक साबित कर रहे हैं। फैसला जनता को करना है, किसके हाथों में देश की बेहतर तरक्की हो पाएगी। ओडिशा की बात करेंगे। ओडिशा में इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन पटनायक के गढ़ में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद राज्य में प्रचार की कमान थाम रखी है। नड्डा के मुताबिक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले राजनीति जाति, पंथ और धर्म के आधार पर की जाती थी, लेकिन जब से मोदी ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम शुरू किया तब से विकासी सियासत का पैमाना बन चुका है। तो वहीं कांग्रेस की कमान थामे हुए राहुल गांधी जनता को बोल रहे हैं कि हाथ थामने से ही राज्य के हालात बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के लोगों को राज्य सरकार में बाहरियों को लाने की कोशिश को लेकर आगाह किया। नड्डा ने लोगों से बीजू जनता दल के 24 साल के शासन को खत्म करने का आह्वान किया। नड्डा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में राजनीति की संस्कृति, प्रकृति एवं परिभाषा बदल दी है। जेपी नड्डा के मुताबिक पहले राजनीति जाति, पंथ और धर्म के आधार पर होती थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब राजनीति विकास पर आधारित है। पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, इलाके के आधार पर, लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति विकासवाद से जोड़ दी और विकास की तरफ ले गए, देश को आगे बढ़ाने का काम लिया है। और इसीलिए अब पॉलिटिक्स है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस की, पॉलिटिक्स है अकाउंटेबिलिटी की, पॉलिटिक्स है जवाबदेही की। ये अगर किसी ने इस परिभाषा को लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने इसको लागू किया, यह भी हमको ध्यान में। जेपी नड्डा ने चुनावी रैली में आरोप लगाया कि बीजेडी ओडिशा में बाहरी नेताओं को लाने की कोशिश कर रही है, जो राज्य के लिए चिंता की बात है। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक पटनायक सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार और बाबू राज है। नड्डा ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन को परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि क्या ओडिशा में सरकार चलाने के लिए भूमिपुत्र नहीं है कि हमें दूसरे राज्यों से लोगों को आयात करना पड़े। उड़ीसा को नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं रह गया है क्या? बाहर से लाओगे क्या? इंपोर्ट करोगे क्या? आप धरती पुत्र को नेता बनाओगे ना? बाहरी को नहीं लाओगे ना? बाहरी को लाने का प्रयास चल रहा है, जरा संभल के रहना,
क्या उड़ीसा में कोई नेता नहीं रह गया? कोई धरती पुत्र नहीं है? लेकिन ये नवीन बाबू के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बाहरी लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, यह हमारे लिए चिंताजनक है, चिंताजनक है। और इसका जवाब आपको कमल पर बटन दबा करके देना है, यह भी आपको याद रखना है। मैं दूसरी बात, आप बताइए, बीजेडी की सरकार में दुर्नीति चल रही है कि नहीं चल रही है? अफसरों की दुर्नीति है कि नहीं है? नेताओं की दुर्नीति है कि नहीं है? बाबू राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? आप बताओ, ये दुर्नीति का नतीजा है कि नहीं है कि चिट फंड 160 चिट फंड कंपनियां ने 32,000 करोड़ रुपए और 20 लाख लोगों का हड़प गए। वहीं राहुल गांधी ने जीत पर अपनी भावी योजनाएं बताते हुए ओडिशा के लोगों से समर्थन मांगा। कांग्रेस नेता का कहना है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा उनकी बात को जनता तक नहीं पहुंचाता। राहुल के मुताबिक उनकी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के साथ युवाओं और बेरोजगारों को सीधे खाते में मदद पहुंचाई जाएगी। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2,000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3,000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ओडिशा में लंबे वक्त से बीजू जनता दल की सत्ता कायम है। बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक लगातार मुख्यमंत्री पद संभालते रहे। सीएम के उम्र दराज होने की वजह से कयास है कि आगे पार्टी की कमान वीके पांडियन के पास जा सकती है और वही राज्य की ब्यूरोक्रेसी के साथ जनता का बड़ा हिस्सा अधिकारी से नेता बने पांडियन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लिहाजा विधानसभा के साथ लोकसभा चुनावों में हर पार्टी इस राज्य में दोहरी जीत हासिल करना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ओडिशा में पूरा दम झोंक रखा है। तो हमने आपको ओडिशा का हाल बताया, अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए यूपी का मैदान फतेह करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल और अखिलेश यादव पर करारा वार करते हुए चुनावी प्रचार किया। अमित शाह ने दावा किया कि इलेक्शन में विपक्षी गठबंधन का सफाया हो रहा है और इस दौरान शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वर्गीय कल्याण सिंह के दोनों सपनों को पूरा करने का काम किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से प्रचंड प्रचार अभियान छेड़ रखा है। प्रियंका ने विरासत पर चल रही सियासत को लेकर अपने परिवार से जोड़कर जनता का समर्थन मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में पार्टी का प्रचार करते हुए कहा कि 2 चरण के चुनाव में घमंडिया गठबंधन पूरी तरह साफ हो चुका है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों शहजादों के अब तक खाते नहीं खुले हैं और शायद तीसरे चरण में भी नहीं खुलने वाले हैं। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर दिया है और एक घमंडिया गठबंधन, एक घमंडिया गठबंधन साफ हो गया है। अखिलेश बाबू, ये 2 शहजादों है, राहुल और अखिलेश इकट्ठा आए हैं, अब तक तो उनका खाता भी नहीं खुला है, शायद तीसरे चरण में भी नहीं खुलेगा। अमित शाह ने चुनावी सभा में कहा कि बाबूजी यानी कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों के कल्याण और राम जन्मभूमि उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। शाह ने लोगों के सामने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबूजी के दोनों लक्ष्यों को पूर्ण करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी का बहुत बड़ा ऋण है। शायद आने वाले 50 सालों तक ये ऋण हम उतार नहीं पाएंगे। बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश
स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला है। भाई और बहनों, कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों का कल्याण और राम जन्मभूमि का उद्धार, ये दो चीजों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। वहीं लोकसभा चुनाव में जनता का वोट हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी ने विरासत वाली सियासत को आगे बढ़ाया। प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा में कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र नहीं छीना। इंदिरा गांधी जी ने जंग में अपना सोना देश को दिया था। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी देश में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और वहीं बीजेपी नेता उनको दुनिया का सबसे बड़ा नेता घोषित करते रहते हैं। बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे। अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते। लोकसभा चुनाव प्रचार में तमाम सियासी दल अपनी भावी योजना बनाने की बजाय विपक्ष की कमियां बताने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जनता हर किसी को धैर्य से सुन रही है। आम चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। चंद रोज में बाकी चुनाव भी पूरे हो जाएंगे और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा देश की पब्लिक को किसके आरोप सही लगे और किसका नेतृत्व उन्हें देश सौंपने के काबिल लगा। तो वार पलटवार का दौर काफी तेज है। 7 चरणों में मतदान संपन्न होने हैं। अभी तो सिर्फ 2 ही चरण हुए हैं। जैसे जैसे चरण आगे आएंगे और ज्यादा अग्रेशन आपको नजर आएगा और 4 जून को साफ हो जाएगा कि देश की जनता के सामने जो अलग अलग चेहरों ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो बातें जनता के समक्ष रखी है, किन बातों पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इसी के साथ चुनावों से जुड़ी हर खबर भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता रहेगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।